हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक सिंह राठौर है और इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ के थ्रू मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ये क्वेश्चंस होते हैं हर बार अलग अलग टॉपिक पे और ये जो सीरीज़ है वो हम लोग ज्योग्राफी पे लेके चल रहे हैं। ज्योग्राफी वाला जो पोर्शन है उसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया वाला पोर्शन डिस्कस किया था। उसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो अलग अलग एरिया से या अलग अलग टॉपिक से थे, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और एक ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए वो एरिया काम आते हैं। उसके बाद अभी हम लोग जो सेकंड आज के लेक्चर में डील करेंगे वो है आपका ज्योग्राफिकल जो है नेचुरल डिवीजन ऑफ इंडिया का। ज्योग्राफी में जब इंडिया को हम लोग ज्योग्राफिकली डिवाइड करते हैं तो नेचुरल कुछ डिविजन्स होते हैं। उस डिविजन्स के बारे में बात करेंगे और उसके क्या क्या फीचर्स हैं वो बात करेंगे। ये चैप्टर काफ़ी लंबा चौड़ा है तो इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि इसमें हम लोग 10 क्वेश्चन जो अलग अलग वैरायटी के अलग अलग टॉपिक के हैं वो हम लोग डील करेंगे और उसके बाद फिर नेचुरल डिविजन्स ऑफ इंडिया में आगे हम लोग और कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे, वो है आपका कि हाउ मैनी नेचुरल रीजन्स ऑफ इंडिया इज इंडिया डिवाइडेड। मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंडिया कितने नेचुरल रीजन्स में डिवाइडेड है। हालांकि ये बहुत मतलब ऐसे हैं कि अलग अलग क्वेश्चन इसके आंसर मिलते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर इसको डिवाइड करें तो इसके आंसर है आपका छः। ठीक है, छः पार्ट में इंडिया डिवाइडेड है नेचुरली। अब वो छह पार्ट कैसे हैं देखिए। सबसे पहला अगर इसका पार्ट देखें तो नॉर्दर्न माउंटेन्स। आप अगर इंडिया को ऊपर के साइड से देखोगे तो नॉर्दर्न जो माउंटेन्स है वो आपका एक इसका डिवीजन है। दूसरा अगर आप इसका एग्जाम वो देखोगे क्लासिफिकेशन, तो आता है पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू ये बीच वाला पोर्शन है इंडिया का। तीसरा पोर्शन आपका आता है इंडो गैंजेटिक प्लेन्स। इंडो गैंजेटिक प्लेन्स, ठीक है। इंडो गैंजेटिक प्लेन वाला जो एरिया है जो गंगा के आसपास बहता है वो है इंडो गैंजेटिक प्लेन्स। फिर माउंटेन्स हो गया, प्लेटू हो गया, प्लेन एरिया हो गया। अब चौथा एरिया है इसका डेजर्ट वाला एरिया। डेजर्ट तो हमारे पास थार डेजर्ट है तो हम वहां से कर सकते हैं। उसके बाद डेजर्ट भी हो गया तो इंडिया के पास कोस्टल एरियाज हैं। ठीक है, तो कोस्टल प्लेन्स के बारे में हम लोग इसमें देख सकते हैं। और छठवां इसका जो क्लासिफिकेशन है वो है आपका आइलैंड्स वाला। एक्चुअली इंडिया के पास इतना एक फॉर्चुनेट है इंडिया की इसके पास नेचुरल डिवीजन जो होता है पूरे वर्ल्ड में, उसके हर प्रकार के नेचुरल डिवीजन इंडिया के पास मौजूद है। किसी देश के पास माउंटेन्स होता है तो प्लेटू नहीं होता, कहीं पे प्लेन एरिया नहीं है, कहीं पे डेजर्ट नहीं है। तो हमारे यहाँ माउंटेन्स, पेनिनसुल प्लेटूज, प्लेन एरिया, डेजर्ट एरिया, कोस्टल एरिया और आइलैंड्स सारे के सारे मौजूद हैं इंडिया में। तो इंडिया नेचुरली अगर अपन देखा जाए तो छह भागों में बटा हुआ है। ये इसके बाद अलग अलग हैं, नॉर्दर्न माउंटेन्स में भी बहुत सारे हैं, हिमालयन माउंटेन्स और अलग अलग प्रकार के हैं। पेनिनसुलर अगर प्लेटू को देखें तो पेनिनसुलर प्लेटू भी अलग अलग भागों में बटा हुआ है। इसमें माउंटेन्स भी आता है, इसमें घाट्स भी आता है, इसमें प्लेटूज भी आता है, ऐसा है। तो हम लोग उसको अभी नहीं देखते, उसको हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन आपको ये सिखाया कि इंडिया नेचुरली छह भागों में बटा हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ये है कि तो फिर सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है इंडिया में, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सा है। तो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज हमारा अरावली रेंज है। अरावली जो रेंज है वो सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। इसको अगर मैं आपको एग्जाम्पल डायग्राम के थ्रू समझाऊं तो डायग्राम के थ्रू देखिए, ये एक एग्जाम्पल है डायग्राम का जिसमें आपका सबसे पहले इंडिया को अलग अलग भागों में बांटा हुआ है। ऊपर का जो इतना पोर्शन है आपका, ये सारे एरिया ट्रांस हिमालय, वेस्टर्न हिमालय, नेपाल। नेपाल तो ठीक है अपना नहीं है, सो इसको अपन रिमूव करते हैं। और ये है आपका मतलब ये पूरा जो है आपका नॉर्दर्न माउंटेन वाला एरिया आता है। ठीक है, इसके बाद अगर आप नीचे साइड देखेंगे तो नीचे साइड यहाँ पे आपका आता है गैंजेटिक प्लेन्स। ठीक है, ये एरिया है आपका गैंजेटिक प्लेन्स का, जो हम लोग इंडो गैंजेटिक प्लेन्स बोले। ये पूरा एरिया डेजर्ट वाला है जो हम लोगों ने देखा। ये सेंट्रल हाईलैंड ये प्लेटूज में आता है, आपका डेक्कन प्लेटू वगैरह सारा कुछ ये इसमें आ जाता है। उसके बाद अगर हम लोग नीचे साइड अगर और देखें तो देखिए नीचे साइड हमारे पास घाट्स भी हैं जो कि हम लोग
पेनिनसुलर प्लेटू में ही कवर करेंगे, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। फिर ये कोस्ट एरिया है, कोंकण कोस्ट, मालाबार कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट, ये सब कोस्ट हैं। और आइलैंड्स तो आपको पता है कि अंडमान और निकोबार आइलैंड है, लक्षद्वीप आइलैंड है, ये सब हमारे पास आइलैंड्स के फॉर्म में है। तो आइलैंड्स भी हो गए, कोस्टल एरिया भी हो गया, डेजर्ट भी हो गया, इंडो गैंजेटिक प्लेन, पेनिनसुलर प्लेटू आपने देखा, और नॉर्दर्न माउंटेन देखा। तो ये 6 जो क्लासिफिकेशन है वो तो हम लोगों ने ऐसे ही आपका देख लिया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट इसके वर्जन पे आते हैं, माउंटेन रेंजेस की अगर हम लोग बात करें तो माउंटेन रेंज अलग अलग बहुत सारे हैं। जो हम लोगों को देखना था कि ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन से हैं। तो इसमें देखिएगा कि देखिए कुछ कुछ रेंज आपको मैं बताता हूँ। जैसे अभी हमने देखा कि ओल्डेस्ट रेंज अरावली रेंज है, तो ये रेंज आपका अरावली है जो यहाँ से इस दिशा में ऊपर की ओर जाता है। तो आपको अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अरावली रेंज के बारे में, तो देखिए अरावली रेंज एक तो 800 किलोमीटर लंबा होता है, ठीक है, लगभग 800 किलोमीटर है ये। और ये गुजरात के पोर्शन से निकल के जाता है आपका हरियाणा होते हुए दिल्ली वाला पोर्शन यहाँ तक जाता है। और ये है कि राष्ट्रपति भवन जो है उसका लास्ट छोर है उस अरावली रेंज का यहाँ पे, ठीक है, अरावली रेंज ये सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, याद रखिएगा इसको। इसमें अब ये रेंज है तो रेंज में पीक्स भी होंगे, क्योंकि ये तो एक पहाड़ों का पूरा एक सीरीज है, तो कहीं पीक है। तो राजस्थान में एक जगह है जिसको इसका नाम पीक को बोलते हैं गुरु शिखर, ठीक है, गुरु शिखर इस पीक का नाम है। और ये है एक्चुअली माउंट अबू में, माउंट अबू में इसका ये पीक है जिसको बोलते हैं गुरु शिखर। लगभग ये 1722 मीटर लंबा है, ऊंचा है। तो अरावली रेंज के लिए ऑलमोस्ट आपको ये सब याद रखना है कि अरावली रेंज आपका ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। और आपका ये फ्लो करता है, मतलब ये होता है स्टार्ट गुजरात से लेके दिल्ली तक, और गुरु शिखर इसका पीक है। इसमें अगर आपको अब माउंटेन रेंज की बारी आई है तो माउंटेन रेंज में हम लोग कुछ देख सकते हैं। जैसे कि देखिए आपके इसमें ऑप्शंस में अरावली रेंज के अलावा सतपुड़ा, विंध्यन और हिमालयन रेंज भी है। तो आपको कम से कम सतपुड़ा और विंध्यन रेंज के बारे में पता होना चाहिए। हिमालयन तो चलो नॉर्दर्न माउंटेन्स का पूरा हिस्सा है तो वो अलग से स्टडी होगी, लेकिन साथ में आपको कुछ के बारे में याद होना चाहिए। जैसे कि ये देखिए अरावली रेंज हम लोगों ने यहाँ पे देखा। अब ये वाला जो पोर्शन है ये पोर्शन आपका आता है विंध्यन रेंज, ठीक है, विंध्यन रेंज। विंध्यन रेंज के को आप यहाँ से देख सकते हैं कहाँ से कहाँ लाई करता है। लगभग ये विंध्यन रेंज है आपका 1050 किलोमीटर लंबा, ठीक है, विंध्यन रेंज लगभग 1000 किलोमीटर लंबा है। और ये निकलता है, देखो गुजरात के एरिया से निकलते हैं और ये रेंज जाता है बिहार तक होते हुए जाता है यहाँ पे बिहार तक। तो गुजरात से लेके बिहार तक ये इतना लंबा चौड़ा फैला हुआ है। ये जोग्राफिकली अगर अपन देखें तो देखिए ऐसे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 भाग में बांटता है, लेकिन अगर नेचुरल डिवीजन के रूप में देखें तो विंध्यन रेंज इंडिया को 2 भागों में बांटा है। तो जोग्राफिकली इंडिया को जो 2 भागों में बांटता है वो है विंध्यन रेंज। इसी को वाटर डिवाइड भी कहते हैं, क्योंकि ये ऐसा रेंज है कि इसके इस तरफ वाली जो नदी है वो इस दिशा में बहती है, और इसके जो इधर वाली नदी है वो इस दिशा में बहना शुरू करती हैं। तो इसको वाटर डिवाइड माउंटेन भी कहा जाता है। इसमें और भी अलग अलग छोटे छोटे सब रेंज हैं, जैसे कैमूर है, राजमहल हिल्स है, और खुद विंध्याचल जो रेंज है वो है। इसके बाद नेक्स्ट रेंज पे आते हैं। कम से कम अरावली पढ़े, विंध्यन पढ़े, तो सतपुड़ा तो पढ़ना ही है। तो सतपुड़ा कहाँ से कहाँ चलता है, देखिए ये भी सतपुड़ा भी आपका गुजरात से होते हुए जाता है, और ये जाता है एक्चुअली यहाँ पे छत्तीसगढ़ के यहाँ पे एंड होता है। तो ये गुजरात से छत्तीसगढ़ तक जाता है कौन, सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा रेंज एक्चुअली ये थोड़ा सा ट्रायंगुलर इन नेचर है, एक्चुअली ये थोड़ा ट्रायंगुलर इन शेप होता है। और अगर आप देखो तो ये पैरेलल है विंध्यन रेंज के, ठीक है। तो विंध्यन रेंज के अगर ये इसको देखें तो आप इसको पैरेलल देख सकते हैं सतपुड़ा और विंध्यन रेंज को। इसका जो हाईएस्ट पीक है, देखिए यहाँ ये रेंज है तो इसका कोई पीक होगा हाईएस्ट। ये हाईएस्ट पीक धूपगढ़ है, ठीक है। तो धूपगढ़ आपको याद रखना है, धूपगढ़ इसका हाईएस्ट पीक पॉइंट है, ठीक। उसके बाद हम लोग आगे आते हैं और इसमें देखते हैं कि हाईएस्ट पीक तो धूपगढ़ हो गया। यहाँ पे कुछ टूरिस्ट प्लेस भी हैं, जैसे आपका सतपुड़ा की अगर अपन बात करें तो सतपुड़ा में कुछ टूरिस्ट प्लेस हैं। वो टूरिस्ट प्लेस में एक आपको याद रखना है, यहाँ पे जो एरिया में आता है वो है पंचमढ़ी,
पंचमढ़ी आपको याद रखना है, पंचमढ़ी सतपुड़ा के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, छत्तीसगढ़ में ये जो ऐसे आ रहा है वो इस रीजन पे आता है और इस रीजन को मैकल रेंज कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में इसको मैकल रेंज बोला जाता है। तो देखिए, ऐसे तो सतपुड़ा रेंज पूरा बड़ा सा रेंज है, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारे रेंज होते हैं। तो ये मैकल रेंज जो छत्तीसगढ़ में है वो सतपुड़ा रेंज का एक पार्ट है। इसमें कुछ कुछ नेशनल पार्क भी हैं, इस पूरे सतपुड़ा रेंज में कुछ नेशनल पार्क भी हैं, जैसे पेंच, एक पेंच नेशनल पार्क है, जिसमें आप लोगों ने सुना होगा मोगली जो पिक्चर है वो भी इसी पे बेस्ड है, पेंच नेशनल पार्क के। फिर एक है आपका बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये भी यहाँ पे मध्य प्रदेश में ही है। बांधवगढ़ जिसके लिए टाइगर के लिए फेमस है, बांधवगढ़, वो आपका मध्य प्रदेश में सतपुड़ा रेंज में। और एक और है कान्हा किसली नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क भी बोला जाता है, कान्हा किसली नेशनल पार्क, ये भी मध्य प्रदेश में, ये भी सतपुड़ा रेंज में आता है। तो आपको कम से कम अगर कोई भी एक रेंज के बारे में अगर आप देख रहे हैं तो कम से कम इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए इससे रिलेटेड। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कहता है, देखिए ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज हम लोगों ने कवर कर लिया। हाउ मेनी नेचुरल रीजन्स ऑफ इज इंडिया डिवाइडेड, ये भी हम लोगों ने कवर किया। अब ये देखना है कि इंडिया का जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, ठीक है, हाईएस्ट माउंटेन इन इंडिया ये कहाँ पे है। क्योंकि माउंटेन की अगर बात कर रहे हैं तो माउंटेन में हाईएस्ट माउंटेन अगर हम लोग देखें तो देखते हैं, चलिए हाईएस्ट माउंटेन कहाँ पे है। तो कुछ माउंटेन्स अगर हम लोग देखें, यहीं पे ही हमारे पास बहुत सारे माउंटेन के रेंज हैं। इसमें से एक माउंटेन रेंज आपको मैं बताता हूँ कि सबसे जो इंडिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है वो है आपका कंचनजंगा। ये देखिए, ये कहाँ पे है, ये है आपका सिक्किम वाले एरिया में। सिक्किम एरिया में कंचनजंगा है, ये हाईएस्ट माउंटेन पीक है इंडिया का। इंडिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है। और इसकी जो हाइट है यहाँ पे लिखी हुई है, आपको नहीं दिख रही होगी तो मैं आपको लिख देता हूँ, 8586 मीटर, लगभग 8586 मीटर कंचनजंगा की हाइट है। अगर आप वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये थर्ड हाईएस्ट सबमिट है या थर्ड हाईएस्ट पीक है पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। अगर आप इसका बॉर्डर इसको देखोगे थोड़ा सा कि ये इसका देखिए, ये कंचनजंगा है तो ये इंडिया और नेपाल के बीच में बॉर्डर बनाता है, नेचुरल बॉर्डर है इंडिया और नेपाल के बीच में वो कंचनजंगा। तो कंचनजंगा के बारे में आपको कम से कम कुछ नॉलेज होना चाहिए कि ये पूरे इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक है, 8586 मीटर इसकी हाइट है। पूरे वर्ल्ड में ये थर्ड हाईएस्ट पीक है और इंडिया और नेपाल का ये बॉर्डर बनाता है। तो इतना कम से कम आपको हाईएस्ट पीक के बारे में जानकारी होना चाहिए। अब हाईएस्ट पीक के बारे में जानकारी है तो आपको कुछ और माउंटेन रेंज के बारे में भी होना चाहिए। जैसे कि देखिए, आपको ये पता है कि ये इंडिया का हाईएस्ट है, लेकिन वर्ल्ड का हाईएस्ट कहाँ है। तो वर्ल्ड का हाईएस्ट है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट ये आपका नेपाल और चाइना का बॉर्डर बनाता है, ठीक है। नेपाल और चाइना का, ये जो नेपाल है आपका और ये चाइना है, इन लोगों के बीच में कहीं ना कहीं ये बॉर्डर बनाता है माउंट एवरेस्ट। ये पूरे दुनिया का सबसे हाईएस्ट पीक है और इसकी जो हाइट है वो है आपका 8848 मीटर। तो 8848 मीटर माउंट एवरेस्ट की सबसे हाईएस्ट पीक है। और ये इंडिया, नेपाल और चाइना के बीच में बॉर्डर बनाता है। इसका कुछ और नाम भी है, जैसे माउंट एवरेस्ट एक्चुअली इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि एक आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर थे, उनका नाम था सर जॉर्ज एवरेस्ट, ठीक है। सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम से इनका नाम रखा, इस एवरेस्ट का पीक, इस पर्वत का नाम रखा गया माउंट एवरेस्ट, ठीक है। और इसका और नाम भी है, जैसे नेपाल में अलग अलग नामों से जाना जाता है, चाइना में भी जाना जाता है। नेपाल में इसको बोलते हैं सागर मठ, सागर मठ इसका नाम है, ठीक है। और एक और नाम है जो कि चाइना में भी बोला जाता है, चोमू, चोमो लुंगमा, चोमो लुंगमा, ठीक है। तो कम से कम दो तीन नाम आपको याद रहना चाहिए, माउंट एवरेस्ट, सागर मठ और चोमो लुंगमा, ये नाम है आपके माउंट एवरेस्ट के। अच्छा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग ये देखते हैं कि इंडिया, पूरे वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट नंबर का जो जो पर्वत था वो था आपका माउंट एवरेस्ट। सेकंड नंबर, थर्ड नंबर कंचनजंगा है, तो सेकंड नंबर कहाँ है। सेकंड नंबर आपका यहाँ पे आपको दिख जाएगा केटू,
ये जो K2 है ये सेकेंड नंबर का है, 8611 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, तो हम लोग सबसे फर्स्ट देखे 8848 मीटर, फिर हमारा 8611 आया, और तीसरा हमारा कंचनजंगा 8586 मीटर है। तो कम से कम जो तीन है टॉप तीन, उनके आपको पीक याद रखना है। K2 है आपका 8611 मीटर। एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो ये आता है आपका, देखिए ये हमारा पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो ये K2 पीओके और कश्मीर चाइना के बॉर्डर पे आता है। ठीक है, इस वजह से ये इंडिया को का पार्ट नहीं है, पीओके का पार्ट है। और ये काराकोरम रेंज, देखिए ये है आपका काराकोरम रेंज, ये काराकोरम रेंज में ये आता है, इसका जो पीक है। ठीक है, तो कम से कम और एक बात और याद रखिएगा कि K2 का नाम गॉडविन ऑस्टिन भी है। ठीक है, तो गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी K2 को जाना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो हम लोगों ने वर्ल्ड के तीनों जो सबसे हाईएस्ट पीक हैं उसके बारे में कम से कम डिस्कस कर लिया है। इसके बाद भी कुछ और भी ऐसे हैं, जैसे लोहत्से है, और आपका मकालू जो रेंज है जो नेपाल में है। उत्तराखंड में आता है एक रेंज जिसको नंदा देवी पीक कहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे रेंज हैं, लेकिन कम से कम आप ये तीन को तो याद रखिएगा। कौन से माउंट एवरेस्ट, आपके K2, और आपको कंचनजंगा, ये तीन को आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जैसे हम लोगों ने इसमें माउंट एवरेस्ट, काराकोरम भी देखा, कंचनजंगा भी देखा, मैकॉली का भी नाम हम लोगों ने, नेपाल में आता है, 8485 मीटर इसकी हाइट होती है, वो हम लोगों ने देखा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। नेक्स्ट पोर्शन अगर आप देखें तो इसमें ये देखते हैं कि वेस्टर्न घाट्स इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका इज, एक्चुअली महाराष्ट्र और कर्नाटक के साइड में वेस्टर्न घाट्स है, वो उसको क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देखिएगा, मैं आपको इसी डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। देखिए आपका वेस्टर्न घाट ये है आपका, ये पूरा एरिया वेस्टर्न घाट का पूरा भरा पड़ा है। और ये अगर आप देखें तो ये यहाँ से नहीं होता, ये एक्चुअली चालू होता है गुजरात से, पूरा वेस्टर्न घाट यहाँ तक तमिलनाडु तक लास्ट पॉइंट तक जाता है। यहाँ पे इस जो कोस्टल एरिया पे है, ये जो एरिया है उसको वेस्टर्न घाट्स कहा जाता है। तो वेस्टर्न घाट्स के बारे में आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए। वेस्टर्न घाट्स के बारे में वो क्या जानकारी होनी चाहिए, वेस्टर्न घाट, इसको यहाँ महाराष्ट्र, देखिए ये पूरा एरिया महाराष्ट्र है, ये पूरा एरिया कर्नाटक वाला एरिया है। यह वेस्टर्न घाट को महाराष्ट्र और कर्नाटक में सह्याद्री कहते हैं, सह्याद्री। तो इसलिए याद रखिएगा, सह्याद्री माउंटेन्स भी इसको कहा जाता है, सह्याद्री। ये कहाँ किस किस स्टेट में है, तो देखिए ये स्टेट में है आपका गुजरात, गुजरात में तो है ही ये, महाराष्ट्र में बिल्कुल है, गोवा छोटा सा एरिया है वहाँ पे भी है, कर्नाटक में भी है, केरला में भी है, और ये जाता है यहाँ तक तमिलनाडु तक, तो ये तमिलनाडु तक भी है। तो आपको गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, टोटल 6 स्टेट में ये होके गुजरता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है वेस्टर्न घाट्स के ऊपर। यूनेस्को, अगर आपको पता होगा, यूनेस्को एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाती है, लिस्ट जारी करती है कि ये वर्ल्ड हेरिटेज में है। तो आपका ये जो वेस्टर्न घाट्स है ये भी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। ये बहुत बड़ा एक बायो हॉटस्पॉट भी है ये। इसको अगर आप बोला जाए तो टोटल 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड में, मतलब पूरे वर्ल्ड की अगर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात की जाए तो 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट हैं। तो ये वन ऑफ 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट में आता है, इसका नाम शामिल है वेस्टर्न घाट्स का। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये इंडियन मॉनसून को भी बहुत इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि इंडियन मॉनसून इस दिशा से आती है। तो ये इंडियन मॉनसून को रोकने की कोशिश करता है, और फिर धीरे धीरे पास जो बीच में पासेस रहते हैं उनसे ये मॉनसून आगे बढ़ता जाता है, और फिर यहाँ पे वो बीच बीच में ट्रैप भी होता है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है वेस्टर्न घाट्स में, इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंसली आपका फॉरेस्ट है। अब देखिए यहाँ पे अगर अपन देखें ये वेस्टर्न घाट्स के बारे में, तो वेस्टर्न घाट्स आपका इतना बड़ा जो रेंज है, जो 6 राज्यों में फैला हुआ है, वो 6 राज्यों में आपका अ, उसका कोई एक पीक होगा, क्योंकि ये तो
पूरा पहाड़ों पहाड़ों से घिरा हुआ है, इसमें कोई पीक तो होगा ना, तो पीक है, पीक केरला में है। एक्चुअली इसका सबसे हाईएस्ट पीक केरला में है, जो ये है अन्नामुड़ी। अन्नामुड़ी है आपका 2695 मीटर इसकी हाइट है, और ये सबसे पीकेस्ट पॉइंट है आपका वेस्टर्न घाट पे। ठीक है, कुछ इसमें पासेस भी हैं, जैसे आपको मैंने बताया कि जब पहाड़ रहते हैं तो बीच में कुछ जगह होती है, फिर जैसे पहाड़ है छोटी मोटी जगह, उसको बोलते हैं पास, जिससे हम लोग जा सकते हैं पास। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ पासेस भी हैं, जैसे कि अ, अगर आप महाराष्ट्र के देखें तो मुंबई से इस तरफ कुछ कुछ पासेस भी हैं, जैसे यहाँ पे थाल घाट, भोर घाट है, यहाँ पे आपका पाल घाट पास है। तो ये 3 पासों को आपको याद रखना है, थाल घाट, बोर घाट। जो हावड़ा से, जो मुंबई से हावड़ा की तरफ जाती है, उसको थाल घाट बोला जाता है, थाल घाट। ठीक है, एक है मुंबई से आपका पुणे की तरफ जाती है, उसको भोर घाट कहा जाता है, भोर घाट। ठीक है, और आपका यहाँ पे है जो इस तरफ है केरला और तमिलनाडु, जो आपका, सॉरी अगर इसको मैं यहाँ बना दिया, ये यहाँ नहीं, यहाँ पे है कहीं केरला और तमिलनाडु के बीच में एक पास है, उसको बोलते हैं पाल घाट। तो ये 3 जो पासेस है उसको आपको याद रखना है वेस्टर्न घाट्स के लिए, थाल घाट, बोर घाट और पाल घाट। उसके बाद और अगर हम लोग आगे बढ़ें तो कुछ वेस्टर्न घाट में कोस्ट भी हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे जो कोस्ट है उसको कोंकण कोस्ट बोलते हैं, आपका महाराष्ट्र और कर्नाटक की तरफ है, उसको कोंकण कोस्ट कहा जाता है। जो इधर थोड़ा सा इस तरफ वाला पोर्शन है, इसको कैनरा कहा जाता है, कैनरा। ठीक है, जो कैनरा बैंक है वो इसी नाम से आया है, कैनरा। और आपका ये वाला जो पोर्शन है आपका, वो मालाबार कोस्ट है, मालाबार। तो आपको कोस्ट के बारे में जानकारी होना चाहिए कि ये आपका कोंकण कोस्ट है, ये कैनरा कोस्ट है, और ये मालाबार कोस्ट है। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं और आगे हम लोग ये देखते हैं कि ये है वेस्टर्न घाट पूरा, और ये है इधर का ईस्टर्न घाट पूरा। ये कहीं ना कहीं मैच होते हैं, मिलते हैं, और वो मिलते हैं एक्चुअली यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे है नीलगिरी हिल्स। तो ये नीलगिरी हिल्स एक्चुअली जॉइनिंग पॉइंट है आपका वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के तरफ। इसमें कुछ बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेसेस भी हैं, जैसे महाबलेश्वर। अगर आप देखें तो महाबलेश्वर है, जहाँ से आपका ये देखिए ये कृष्णा रिवर बहती है, यहाँ से निकलती है, वो है महाबलेश्वर। तो आपको यहाँ से कम इतनी जो नॉलेज है वो आपको वेस्टर्न घाट्स के ऊपर होनी चाहिए। मतलब अगर हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वेस्टर्न घाट्स इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, तो आपको ये सारे नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद हम लोग अगर आगे बढ़ें, ठीक है, आगे अगर हम लोग देखें तो ये देखते हैं कि हाईएस्ट माउंटेन ऑफ साउथ इंडिया। देखिए साउथ इंडिया की सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन सी है। अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो था अन्नामुड़ी, वो आपका वेस्टर्न घाट का सबसे हाईएस्ट पॉइंट था। तो साउथ इंडिया की सबसे हाईएस्ट पॉइंट कहाँ पे है, तो उसके लिए हम लोगों को कुछ डिस्कस करना पड़ेगा। जैसे कि आपने अन्नामुड़ी को तो आपने डिस्कस कर ही लिया। अन्नामुड़ी कितना है, 2695 मीटर है, जो कि इसमें अगर आप देखें ये अनाईमुड़ी है, तो वो अनाईमुड़ी अन्नामुड़ी ही एक्चुअली, कई जगह अनाईमुड़ी भी बोला जाता है। तो एक्चुअली अन्नामुड़ी को अगर अपन थोड़ा सा और डिटेल में जाएं तो अन्नामुड़ी, मुड़ी मतलब सर होता है, तो ये है एक्चुअली एलिफेंट का सर के नाम से जाना जाता है, एलिफेंट हेड। इंग्लिश में इसको एलिफेंट हेड बोला जाता है, अन्नामुड़ी ये उसी शेप का है, इसलिए इसको एलिफेंट हेड या अन्नामुड़ी कहा जाता है। 2695 मीटर इसकी हाइट है। साउथ इंडिया का ये एवरेस्ट माना जा सकता है, क्योंकि साउथ इंडिया का भी ये सबसे हाईएस्ट पीक पॉइंट है, अन्नामुड़ी। ठीक है, और ये एक्चुअली इस हिल्स में आता है, कौन सी हिल्स में आता है, वो है अनाई मलाई या अन्ना मलाई हिल्स। तो ये यहाँ पे ऐसे हिल्स हैं जिसको बोलते हैं अन्ना मलाई हिल्स, और उसमें ये अन्नामुड़ी पीक पॉइंट पे है, मौजूद है। ओके, अब हम लोग आगे आते हैं और आगे ये देखते हैं, इसमें अगर कुछ और क्वेश्चन अगर इसमें पूछा है, नहीं इसी में है, इसी में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं कि देखिए यहाँ पे हम लोगों ने देखा नीलगिरी हिल्स के बारे में। नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को कंबाइन करता है, तो नीलगिरी हिल्स के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग कुछ जानकारी ले लेते हैं। नीलगिरी, एक तो इसका नामकरण इसलिए भी पड़ा क्योंकि यहाँ पे नीलगिरी जो पौधे हैं, नीलगिरी वो मिलते हैं। इसको केमिकल नाम यूकैलिप्टस भी कहा जाता है, यूकैलिप्टस। ठीक है,
तो यूकैलिप्टस नीलगिरी के होने की वजह से इसका नाम नीलगिरी हिल्स भी है। और ये भी है कि ये ब्लू दिखता है, नीला दिखता है, और गिरी मतलब पर्वत होता है, इसलिए ब्लू माउंटेन्स भी इसको कहा जाता है, ब्लू माउंटेन्स। ठीक है, ओके। अब इसके आगे हम लोग अगर देखें तो देखिए ये नीलगिरी हिल्स के बारे में, इसका एक हाईएस्ट पॉइंट है, इस हिल्स का एक हाईएस्ट पॉइंट है। देखिएगा इसमें यहाँ पे दिया हुआ है दोदा बेटा। ठीक है, अ, ये है आपका, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डोडा बेटा। 2637 मीटर इसकी हाइट है, और ये नीलगिरी हिल्स का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है दोदा बेटा, 2637 मीटर। ये जस्ट थोड़ा सा कम है अन्नामुड़ी से, तो ये मान सकते हैं कि ये सेकंड हाईएस्ट पीक है पूरे साउथ इंडिया का, डोडा बेटा। ठीक है, अगर आप इसमें कुछ देखिए, जैसे ये नीलगिरी हिल्स है, इसकी सबसे अच्छी खास बात तो यही है कि नीलगिरी हिल्स वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को मर्ज करता है। ठीक है, इसमें कुछ हिल स्टेशन भी मौजूद हैं। अगर आप देखें नीलगिरी हिल्स में, तो अगर आपने नाम सुना होगा ऊटी, तो ऊटी यहीं पे आता है आपका, इसी नीलगिरी हिल्स में ही है। यहाँ पे एक नेशनल पार्क है जो बहुत फेमस है, वो है आपका साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क को आपको भी याद रखना है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। और ये एक नीलगिरी हिल्स एक बायोस्फीयर रिजर्व है। बायोस्फीयर रिजर्व बहुत कम है हमारे यहाँ, 18 ही बायोस्फीयर रिजर्व है, उनमें से एक नीलगिरी हिल्स है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इसका लगभग माउंटेन रेंज के बहुत सारे माउंटेन को हम लोगों ने कवर किया। आपका ऊपर में आपने विंध्या रेंज को देखा, सतपुरा रेंज को देखा, आपने अरावली रेंज को देखा, और हम लोगों ने कुछ पीक्स भी देखे। हम लोगों ने नीलगिरी हिल्स को देखा, हम लोगों ने यहाँ पे वेस्टर्न घाट का स्टडी किया, अन्नामुड़ी के बारे में देखा, डोडा बेटा के बारे में देखा। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखें, अब आगे आते हैं और आगे के क्वेश्चन में देखते हैं कि आपका हाँ, कुछ पासेस के बारे में दिया हुआ है, कुछ पासेस, ऐसे पासेस जो डज नॉट मैच। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि ये पासेस कहाँ कहाँ पे हैं और कैसे कैसे लाई कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं आपको कुछ एक दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे एक मेरे को वेबसाइट में मिला civils.daily.com पे, ये एक इंडिया का मैप मिला जो कि बहुत अच्छा मैप है। तो थैंक्स उन वेबसाइट वालों को। तो उन वेबसाइट का मैं ये सिर्फ इमेज यूज़ कर रहा हूँ एक्सप्लेनेशन पर्पस के लिए, और मेरा कोई दूसरा इरादा नहीं है। तो देखिए इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इम्पोर्टेंट पासेस कौन से हैं। तो देखिए कुछ इम्पोर्टेंट पास आपको याद रखने चाहिए, जैसे कि अगर आप देखें सबसे पहला नाथुला पास। ठीक है, नाथुला पास पास अगर अपन देखें ध्यान से तो 11वें नंबर पे ये है नाथुला पास। देखिए ये सिक्किम वाला एरिया है, और ये सिक्किम वाले एरिया में एक पास है, मतलब पहाड़ियों के बीच में कुछ जगह है। ठीक है, ये इंडिया का और चाइना का बॉर्डर बनाता है नाथुला पास, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नाथुला पास। नाथुला पास आपको याद रखना है, वो कहाँ है नाथुला पास, इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर बनाता है सिक्किम पे, नाथुला पास। उसके बाद अगर आपको नेक्स्ट देखना है तो आप देख सकते हैं शिपकिला पास, इसके बारे में शायद यहाँ पे वर्णन है, शिपकिला पास। ठीक है, शिपकिला पास आप देख सकते हैं, शिपकिला पास 7वें नंबर पे। देखिए ये शिपकिला पास क्या है, एक ये तो एक हिमाचल प्रदेश में है शिपकिला। ठीक है, शिपकिला पास हिमाचल प्रदेश में है, और ये भी इंडिया और चाइना का बॉर्डर बनाता है, इसलिए मैं दोनों को साथ में लिया, एक नाथुला पास और एक शिपकिला पास। ये भी इंडिया और इधर चाइना में जाने का जो रास्ता है वो है शिपकिला पास। कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। नाथुला पास कहाँ पे है, ये है आपका सिक्किम में। ये दो चीज़ को आप याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग तीसरा में आते हैं, इसमें अगर शायद मेंशन है 12वें नंबर पे जेलेपला पास। जेलेपला पास कहाँ है एक्चुअली, देखिए 12वां नंबर यहाँ पे देखिए, ये भी एकदम पास एरिया है। एक्चुअली अगर आप यहाँ से देखें तो ये ना बहुत सटा हुआ एरिया है इंडिया और नॉर्थ ईस्ट जाने का, इसको बोलते हैं चुम्बी वैली। चुम्बी चुम्बी वैली। ठीक है, ये एक बहुत बॉटल नेक एरिया माना जाता है इसको, और यहाँ पे इस पहाड़ों के बीच में एक पास है जिसको बोलते हैं जेलेपला पास। जेलेपला पास ये आपका सिक्किम को, यहाँ पे सिक्किम में है, सिक्किम को
तिब्बत के साथ जोड़ती है, ठीक है, सिक्किम को तिब्बत के साथ जो जोड़ती है उसको बोलते हैं जेलेपला पास। तो आपको दो सिक्किम का याद रखना है, जेलेपला और आपका नाथुला। 11 और 12 नंबर पे नाथुला और जेलेपला आपको याद रखना है, और यहाँ पे आपको इंडो चाइना के बीच में शिपकिला शिपकिला पास आपको याद रखना है। इसके बाद कुछ आपको पासेस और अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो साथ में और कुछ पासेस के बारे में आप याद रखिएगा, जैसे कि कश्मीर। कश्मीर की तरफ आते हैं तो देखिए कश्मीर में तो बहुत सारे पास हैं, आप कुछ कम से कम अभी बेसिक वर्जन पे आप सब याद रखिएगा, जैसे कि बनिहाल पास। ये बिल्कुल बिल्कुल याद रखने वाली बात है, बनिहाल पास ये पीर पंजल रेंज में आता है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे रेंज है, काराकोरम है, लद्दाख है, जस्कर है, पीर पंजल है, बहुत सारे ऐसे रेंज है। तो इसमें पीर पंजल रेंज में बनिहाल पास है। रेंज मतलब सीरीज ऑफ पहाड़, तो यहाँ पे बनिहाल पास है। इसी में आपको अगर पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि आपका जवाहरलाल नेहरू जो टनल है वो वहाँ पे मौजूद है बनिहाल पास में, जो कि सबसे लंबा टनल है पूरे इंडिया का। उसके बाद अगर आपको ध्यान देना है तो यहाँ पे है जोजिला पास, ठीक है। ये भी आपको 5वें नंबर पे अगर आप देखें तो ये है आपका जोजिला पास। जोजिला पास क्या करता है, ये श्रीनगर को लेह कारगिल, ये जो लेह कारगिल है यहाँ से दोनों को कनेक्ट करता है जोजिला पास, ठीक है। और तीसरा आपका अगर आपको देखना है तो फर्स्ट नंबर पे अगर आप देखें तो बुर्जिल पास भी है, ये बुर्जिल पास है यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ नाम आपको बिल्कुल याद रखना है, जैसे अभी अगर मैं रिवाइज कराऊं तो बुर्जिल पास आपको देखना है। पीर पंजल पास आपने देखा ही, पीर पंजल एक्चुअली रेंज है उसमें भी एक पास है, कहाँ है दूसरा नंबर देखिए, ये पीर पंजल पास है आपका, ठीक है। बनिहाल पास पीर पंजल रेंज में ही आता है। अपन जो जिला पास देखे, ठीक है, 5वें नंबर पे आपका जोजिला पास है यहाँ पे, जो आपका श्रीनगर को लेह कारगिल से अटैच करता है। शिपकिला देखे, नाथुला, जेलेपला पास कुछ हम लोगों ने देखे। कुछ आपको नॉर्थ ईस्ट में भी देखना है, जैसे यहाँ पे कुछ पास है, शायद यहाँ पे मेंशन नहीं होगा, वो है बोमडीला पास। बोमडीला पास क्या करता है, अरुणाचल प्रदेश को ये तिब्बत के साथ जोड़ता है एक्चुअली। 13वां नंबर पे ये है, सॉरी, बोमडीला पास। यहाँ पे ये नहीं है, ये है बोमडीला पास आपका। अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत के साथ जो जोड़ता है वो है आपका बोमडीला पास। यहाँ पे एक्चुअली जो मैं आप बता रहा था पहले, वो यहाँ पे है आपका दिहांग पास। दिहांग पास और दीफू पास, ये एक्चुअली इंडिया को म्यांमार के साथ जोड़ता है। मांडले का जो वो है, मांडले एरिया, वहाँ पे इंडिया और अरुणाचल प्रदेश को मांडले के साथ कनेक्ट करता है। वो दो पास है, दिहांग और दीफू पास, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन हम लोगों ने देखा। एक और कुछ पोर्शन देख लेते हैं, जैसे कि उत्तराखंड वाला एरिया है। उत्तराखंड में कुछ एरिया है, जैसे कि इसमें अगर मेंशन होगा तो होगा, मेरे ख्याल से नहीं, अगर होगा लीपू लेक एक पास होता है, लीपू लेक, जो कि उत्तराखंड को तिब्बत के साथ जो कनेक्ट करता है वो है आपका लीपू लेक पास। एक्चुअली इसको क्यों याद रखना है, क्योंकि ये मानसरोवर जो नदी है, रिवर है मानसरोवर, उस वो यहीं पे है, इसी के थ्रू जाते हैं। मानसरोवर की यात्रा जो करते हैं वो यही लीपू लेक पास के थ्रू जाते हैं। और बहुत कंट्रोवर्शियल था, ये बंद था बहुत दिनों से, चाइना उसको खोला था। फिर उत्तराखंड की अगर आप बात करें तो उत्तराखंड में आपको एक तो याद रखना ही है लीपू लेक, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है माना माना पास, और तीसरा आपको याद रखना है नीति पास। तो लीपू लेक, माना और नीति, ये तीनों को आपको याद रखना है उत्तराखंड से रिलेटेड। और ये सब क्या कर रहे हैं, उत्तराखंड को तिब्बत के साथ कनेक्ट करते हैं, ओके। उसके बाद हम लोग आगे आते हैं, और एक हिमाचल प्रदेश का आपको रोहतांग पास को याद रखना है, रोहतांग पास। तो आपको मैं लगभग बहुत सारे पासेस, पूरे पास तो कवर नहीं करा पाया, लेकिन बहुत सारे देखिए, जैसे बोरघाट, थालघाट और पालघाट, ये अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही देखा। तो बहुत सारे रोहतांग पास अभी हम लोगों ने देखा कि ये हिमाचल प्रदेश में है। ये कुल्लू, जो कुल्लू मनाली वाला कुल्लू है, कुल्लू को स्पीति और लाहुल के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। कुल्लू को स्पीति और लाहुल के साथ कनेक्ट करता है रोहतांग पास। तो आपको बहुत सारे ऐसे पास, मैंने नीति पास बताया, बहुत सारे पास आपको इसमें कवर अप कर गए हैं। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के, अब इसमें क्वेश्चन में देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। देखिए शिपकिला आपने देखा, ठीक है, शिपकिला आपने देखा, कहाँ देखा, शिपकिला हिमाचल प्रदेश में ही है। शिपकिला हिमाचल प्रदेश में था,
और आपका हिमाचल प्रदेश को मतलब जो इंडिया चाइना का बॉर्डर है वो आपका मेंटेन है शिपकिला से। आपने नाथुला पास देखा, नाथुला पास आपने कहाँ देखा? सिक्किम में, वही इंडो चाइना बॉर्डर है। जोजिला पास आपने देखा कश्मीर की तरफ, जो श्रीनगर को लेह कारगिल के साथ अटैच करता है। लेकिन आपने लीपू लेक कहाँ देखा? ठीक है, लीपू लेक अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश में ना होके वो उत्तराखंड में है। लीपू लेक उत्तराखंड में, मैंने आपको 4 ही पास बताए हैं, लीपू लेक, माना, नीति, 3 पास, और एक हिमाचल प्रदेश में रोहतांग पास बताया था। तो एटलीस्ट इतना आपको पासेस के बारे में जानकारी होना चाहिए। ओके, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एरिया पे आते हैं, और नेक्स्ट एरिया आपका ये कहता है कि वेम्बनाड लेक कहाँ पे है। वेम्बनाड लेक अगर आप देखें तो वेम्बनाड लेक की अगर हम लोग बात करें तो देखिए कुछ लेक्स के बारे में मैं अष्टमुड़ी है, ये चिल्का है, आंध्र प्रदेश में पुलिकट है। चलिए वेम्बनाड लेक का हमारे पास अभी डायग्राम नहीं है, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं वेम्बनाड लेक। लेकिन वेम्बनाड लेक के बारे में अगर आप कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो आप ये लिख सकते हैं कि वेम्बनाड लेक आपका केरला में है। ठीक है, केरला में है, और ये सबसे लॉन्गेस्ट लेक है पूरे इंडिया का, इसलिए आपको याद रखना है वेम्बनाड लेक सबसे लॉन्गेस्ट है आपका पूरे इंडिया में लेक के तौर पे। ये वेटलैंड भी है एक। वेटलैंड का मतलब होता है दलदली इलाका, और एक्चुअली एक कन्वेंशन हुआ था, रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन ईरान के एक शहर है रामसर, वहाँ पे हुआ था कन्वेंशन रामसर, और वहाँ पे ये डिक्लेयर किया गया था, या फिर ये बोला गया था कि वेटलैंड को सर्च किया जाए, जहाँ जहाँ वेटलैंड है उसको कंजर्व किया जाए, क्योंकि ये बायो डाइवर्सिटी के लिए बहुत अच्छा है। तो ये एक रामसर कन्वेंशन में ये वेटलैंड में ये शामिल है आपका वेम्बनाड लेक। यहाँ पे बोट रेस भी हुआ करती हैं केरला का, और कोची जो आपका पोर्ट है वो भी इसी में बेस्ड है, इसी में बना हुआ है। तो आपको कम से कम वेम्बनाड लेक के बारे में 4-5 चीज़ें पता होनी चाहिए। कोची में पोर्ट के बारे में, लॉन्गेस्ट लेक है, वेटलैंड्स रामसर कन्वेंशन का है, केरला में ये सिचुएटेड है। अब हम लोग आगे आते हैं और आगे ये देखते हैं कि ये पूछा जा रहा है कि आपका नंदा देवी पीक कहाँ पे है। तो देखिए नंदा देवी पीक के बारे में हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, अच्छे से डिस्कस किया था। लेकिन अब बारी आ रही है कि ये पूछ रहा है कि ये कौन से हिमालय में है। आसाम हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और पंजाब हिमालय। तो इसके लिए मैं आपको वापस एक बार मैप की तरफ लेके चलता हूँ, और आपको मैं लेके चलता हूँ हिमालयाज़ की तरफ, और यहाँ पे हम लोग आगे आते हैं और इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। देखिए ये है आपका जो हिमालय है, एक्चुअली हिमालय इंडिया का पूरा पोर्शन में यहाँ से यहाँ तक पूरा कवर अप है हिमालय। अगर हम लोग हिमालय को रीजन वाइज बांटें तो हिमालय 4 भागों में बटा हुआ है। एक भाग है पंजाब हिमालय, एक भाग है कुमाऊं हिमालय, एक भाग है नेपाल हिमालय, और एक भाग है आसाम हिमालय। 4 भागों में ये बटा हुआ है। तो हम लोग कुछ फीचर्स देखते हैं एक एक के, जैसे कि पंजाब हिमालय की कुछ खास बात हम लोग देखते हैं। ठीक है, पंजाब हिमालय एक्चुअली कहाँ से कहाँ तक है? देखिए ये है इंडस रिवर और ये है सतलज रिवर। इंडस और सतलज के बीचों बीच जो हिमालय है, देखिए हिमालय तो पूरा कंटिन्यूस फॉर्म में, लेकिन जो इंडस और सतलज के बीचों बीच है उसको हम लोग पंजाब हिमालय कहते हैं। इसमें 2-3 जो एरिया है, जैसे हमारा जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, और यहाँ पे नीचे में है हिमाचल प्रदेश। ये दोनों एरिया के जो हिमालय हैं उसको हम लोग पंजाब हिमालय में कंसिडर करते हैं। इसमें बहुत सारे रेंज है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जम्मू कश्मीर में बहुत सारे रेंज है, जैसे कि काराकोरम। आपको ये याद रखना है कि काराकोरम रेंज है। जैसे अगर मैं आपको माउंटेन रेंज का फिर से एक बार डायग्राम दिखाऊं तो आपको यहाँ पे ध्यान में आ जाएगा। देखिए ये है आपका, ये आप बोल सकते हैं कि ये पूरा जो हिमालय ऐसे बसा हुआ है, तो हिमालय आपका ये हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर वाला जो हिमालय है वो पंजाब हिमालय कहा जाता है। इसमें कितने सारे रेंज है, देखिए काराकोरम रेंज यहाँ पे मौजूद है, जस्कर ये मौजूद है, पीर पंजल ये मौजूद है। तो कम से कम आपको इसी में लद्दाख रेंज भी मौजूद है, यहाँ पे लद्दाख रेंज भी है। तो काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर आपको याद रखना है, पीर पंजल आपको याद रखना है। और यहीं पे एक और रेंज है जिसको बोलते हैं धौलाधार रेंज। ठीक है, धौलाधार रेंज।
तो ये कम से कम इतने रेंज, 4-5 रेंज आपको याद रखना है। कुछ पासेस भी हैं, जैसे मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बहुत सारे पासेस के बारे में बताया, जोजिला पास है, इतने सारे अलग अलग यहाँ पे छोटे छोटे बनिहाल पास है, बहुत सारे पासेस यहाँ पे मौजूद हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट हिमालय के सेगमेंट में आते हैं, और नेक्स्ट सेगमेंट आपका ये कहता है कि इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं हम लोग, और यहाँ पे आते हैं कुमाऊं हिमालय की तरफ। कुमाऊं हिमालय में हमको क्या क्या देखने को मिलेगा। कुमाऊं हिमालय, ठीक है। कुमाऊं हिमालय देखिए ये कहाँ से कहाँ है, सतलज रिवर है और यहाँ पे काली रिवर है। तो सतलज रिवर और काली रिवर के बीच में जो भी हिमालय है उसको कुमाऊं हिमालय कहते हैं। इसमें आपका उत्तराखंड वाला जो पोर्शन है वो तो आता ही है, ठीक है। इसमें बहुत सारे ऐसे पीक हैं, जैसे मैं आपको वहाँ फिर से आपको एग्जांपल के तौर पे लेके जाता हूँ। और ये वाला जो पोर्शन है आपका, देखिए ये उत्तराखंड वाला पोर्शन, ये पूरा आपका कुमाऊं हिमालय में ही आता है। कुमाऊं, इसमें कुछ पीक है जैसे कि नंदा देवी पीक, आपको हमेशा याद रखना है। इसका हाइट देखिए 7816 मीटर है, जबकि आपका माउंट एवरेस्ट का हाइट है 8848, लगभग 1000 मीटर कम इसका सबसे हाईएस्ट पीक से इसका हाइट है, नंदा देवी पीक। यहाँ पे और भी ऐसे छोटे छोटे और भी पीक हैं, जैसे कामेत, कामेत एक पीक है, त्रिशूल है, यहाँ यहीं पे बद्रीनाथ केदारनाथ है, जो आप लोग सुनते होंगे बद्रीनाथ केदारनाथ, वो इसी कुमाऊं हिमालय का हिस्सा है। गंगा यमुना इसी में बहती हैं, ऐसे यहीं से निकलती हैं। और कुछ लेक्स भी हैं, जैसे नैनीताल आप सुने होंगे, नैनीताल, वो भी भीमताल, ये सब लेक्स इसी कुमाऊं हिमालय में ही मौजूद हैं। तो ये आपको इस वाले पोर्शन के लिए याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं। नेक्स्ट पोर्शन आपका है नेपाल हिमालय, ये वाला पोर्शन। ये बेसिकली पूरा नेपाल में बेस्ड है, इसलिए इसका नाम नेपाल हिमालय रखा गया है। इसमें भी ये एक्चुअली देखिए काली और तीस्ता नदी के बीच में जो भी हिमालय है उसको नेपाल हिमालय बोलते हैं। और मोस्टली जो हिमालय के सबसे पीकेस्ट पॉइंट है वो इसी पॉइंट पे है, इसी एरिया में है, नेपाल हिमालय में। जैसे काठमांडू जो इसका एरिया है वो आपका नेपाल हिमालय में ही आता है। इसमें सबसे हाईएस्ट पॉइंट कहाँ पे है, माउंट एवरेस्ट, जो हम लोगों ने देखा, माउंट एवरेस्ट इसका हाईएस्ट पॉइंट होगा। कंचनजंगा जो हमारा हाईएस्ट पॉइंट है वो भी इसमें ही मौजूद है। और भी है, जैसे मकालू एक रेंज है वो है, धौलागिरी पर्वत है वो भी यहाँ पे मौजूद है। अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा नदी जो पर्वत है वो भी है। तो कम से कम आपको कुछ कुछ इसके बारे में जानकारी रखना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग इसको देखते हैं आसाम हिमालय, ठीक है। तो आसाम हिमालय की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आसाम हिमालय ये वाला पोर्शन है जो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में जो हिमालय पड़ता है वो है आपका आसाम हिमालय। आसाम हिमालय में कौन से एरिया आते हैं, जैसे सिक्किम हमारा एरिया, सिक्किम जो एरिया है वो आसाम हिमालय में ही आता है। आसाम खुद आसाम हिमालय में आता है, और अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है वो भी आपका इसमें आता है, ठीक है। जैसे कि आपको मैं डायग्राम के थ्रू अगर समझाऊं तो देखिए ये है आपका ये पूरा पोर्शन, यहाँ का जो ये हिमालय है, सिक्किम मान के चलिए, सिक्किम पूरा ये वाला जो हिमालय है ये पूरा आपका आसाम हिमालय में आता है। इसमें एक आपको सबसे पीक पॉइंट आपको याद रखना है, वो है आपका नामचा बरवा पीक। देखिए यहाँ पे एक पीक है जिसका नाम है नामचा बरवा पीक। एक्चुअली ये ब्रह्मपुत्र नदी जो ऐसे ऐसे बहती रहती है, वो ये नामचा बरवा से टकरा के अंदर घुस जाती है। एक्चुअली ये इधर निकल जाती है बट इससे नामचा बरवा से टकरा के अंदर घुस जाती है। तो ये पीक को आपको याद रखना है, नामचा बरवा पीक, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन का अगर हम लोग देखें तो देखिए आपका नंदा देवी पीक, नंदा देवी पीक कहाँ पे आता है, सिक्किम में आता है। और सिक्किम कहाँ आता है आपका, देखिए पहले पंजाब हिमालय है, उसके बाद कुमाऊं हिमालय है, तो आंसर इसका कुमाऊं हिमालय होगा। उसके बाद हम लोग इसका दो क्वेश्चन और बचे हैं, वो क्वेश्चन ये है लगून, ठीक है। लगून वाला जो एरिया है आपका, विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लगून। तो मैं आपको वापस कुछ मैप में लेके चलता हूँ और हम लोग आते हैं कुछ लेक्स के तरफ में। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लगून किसको बोलते हैं। लगून उसको बोलते हैं जो कि ऐसा एरिया हो, मतलब कि लार्ज वाटर बॉडी से अलग हो,
सेपरेटेड हो विद द हेल्प ऑफ, ये कुछ ऐसे रीफ के थ्रू या कोई कुछ लैंड के थ्रू, अगर बड़ा जो कुछ वाटर बॉडी है, नैरो वाटर बॉडी, शैलो वाटर बॉडी, जो पतला वाटर बॉडी है, अगर वो बड़े वाटर बॉडी से सेपरेटेड है विद द हेल्प ऑफ कुछ रीफ हो गए या कुछ ऐसे लैंड वो हो गए, तो उनको कहते हैं लगून। ठीक है, उनको लगून कहते हैं। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा लगून नहीं है। तो देखिए इसमें बहुत सारे नाम है, अष्टमुड़ी, चिल्का, पेरियार और पुलिकट। हम लोग उसमें से कुछ कुछ नाम लेते हैं, जैसे कि आप चिल्का को ले लीजिए। चिल्का साफ साफ दिख रहा है कि चिल्का एक अगर आप इसमें देखें, चिल्का लेक एक सॉल्ट वाटर लगून है, ये नमकीन वाला लगून है, सॉल्ट वाटर लगून बोल सकते हैं। और आप ये मान के चलिए कि ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट लगून है, इंडिया का लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट इन इंडिया, और ये वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट है, पूरे वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट लगून इसी को कहते हैं। और इंडिया का सबसे लार्जेस्ट लगून चिल्का लेक है। ये कहाँ पे मौजूद है? ये उड़ीसा, उड़ीसा है वहाँ पे मौजूद है। आप पुरी जाते हैं तो वहाँ से आप चिल्का लेक की तरफ जा सकते हैं। गंजम डिस्ट्रिक्ट में आता है ये चिल्का लेक। ठीक है, दया रिवर है, एक्चुअली दया रिवर बहती रहती है, इसके ओपनिंग पॉइंट पे है दया रिवर, और वो इस लेक को पूरा पानी वानी भरती रहती है। ये भी एक्चुअली वेटलैंड्स में आता है, जैसे मैंने आपको अष्टमुड़ी लेक के बारे में बताया था, ये वेटलैंड्स में आता है। वेम्बनाथ लेक में भी बताया था कि ये वेटलैंड्स में आता है, जो रामसर कन्वेंशन में आइडेंटिफाई किया गया था कि इसको कंजर्व करना है अपन को। अच्छा, इसके बाद एक और लेक के बारे में जिक्र करते हैं, वो है पुलिकट लेक। जैसे ये सारे ईस्टर्न कोस्ट में आ रहे हैं, आपके उड़ीसा तट पे आ गए। ये वाला जो है आंध्र प्रदेश में आता है। आंध्र प्रदेश आपका ये लैंड पार्ट है, ये इसका आपका बे ऑफ बंगाल है, पूरा लार्ज वाटर बॉडी है, और उनके बीच में एक ये छोटा सा लैंड बॉडी इनको सेपरेट कर रहा है। तो ये बन गया आपका लगून, पुलिकट लेक। ये आपका पुलिकट लेक के बारे में आप याद रखिएगा, पहली बात तो ये कहाँ पे है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में आप लोगों ने नाम सुना होगा श्री हरिकोटा। ये श्री हरिकोटा, ये देखिए यहाँ पे श्री हरिकोटा है, यहीं से जो सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर है वो यहीं पे है, यहीं से आपका स्पेस सेंटर यहाँ से लॉन्च होता है, आपका मिसाइल्स आपका सैटेलाइट वगैरह। और अगर हम लोग देखें तो ये सेकेंड लार्जेस्ट है, सेकेंड लार्जेस्ट पूरे इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेगून। फर्स्ट मैंने आपको बताया चिल्का लेक सबसे लार्जेस्ट है, और सेकेंड लार्जेस्ट ये है। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं, और तो आपको ये समझ में आ गया कि चिल्का लेक भी एक लगून है, पुलिकट लेक भी एक लगून है। लेकिन अगर आप अष्टमुड़ी लेक के बारे में बात करेंगे तो अष्टमुड़ी लेक देखिए यहाँ पे है, ये केरला का एक हिस्सा है, और ये एक्चुअली इसमें कोई भी लगून वाला पार्ट नहीं है, तो अष्टमुड़ी लेक लगून नहीं है। ठीक है, इट इज़ नॉट अ लगून। ये केरला के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, केरला के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में ये पाया जाता है, और ये भी एक वेट लैंड है। ठीक है, रामसर कन्वेंशन के हिसाब से ये भी वेट लैंड है जिसको हमको प्रिजर्व करना है, लेकिन ये लगून नहीं है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ। लास्ट क्वेश्चन आपका ये बच जाता है, द ओनली एक्टिव वॉल्केनो ऑफ इंडिया। ये पूछ रहा है कि इंडिया में कौन सा अभी वॉल्केनो एक्टिव है, अभी मौजूद है, जो वॉल्केनो टाइप के हैं। तो हम लोग आगे आते हैं और देखते हैं कि कोई वॉल्केनो अपने पास है क्या। तो देखिए वॉल्केनो का एक मेरे पास फोटो है यहाँ पे, आइलैंड्स में अभी है नहीं। तो वॉल्केनो के बारे में अगर आपको ध्यान देना है तो यहाँ पे अगर इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं, बैरन आइलैंड ऐसा आइलैंड है जो कि आपका अंडमान और निकोबार आइलैंड में है, बैरन आइलैंड। और ये बैरन आइलैंड अभी भी एक्टिव है, मतलब अभी बोल सकते हैं कि ये डोरमेंट स्थिति में नहीं है, ये एक्टिव है, और बीच बीच में इसमें वॉल्केनिक इरप्शन होता रहता है। तो अभी ओनली एक्टिव वॉल्केनो आपको याद रखना है बैरन आइलैंड, जो कि अंडमान और निकोबार आइलैंड में मौजूद है। नारकोंडम आइलैंड कहाँ पे है? तो नारकोंडम आइलैंड आपका ये भी अंडमान में ही है, नारकोंडम आइलैंड।
लेकिन ये डॉर्मेंट स्थिति में है। डॉर्मेंट मतलब कि अभी ये सुस्त है और ये अभी बिल्कुल भी कई हजार सालों से अभी ये कोई इसमें वॉल्केनिक इरप्शन नहीं हुआ है। अमिन दीवी आइलैंड आपका लक्षद्वीप में है। ठीक है, इंडिया के लक्षद्वीप में, जब मैंने लक्षद्वीप आपको पढ़ाया था तब भी आपको बताया था कि लक्षद्वीप आइलैंड में अमिन दीवी आइलैंड है लक्षद्वीप में। और न्यू मोरे आइलैंड ये है आपका बांग्लादेश के एरिया में आता है, लेकिन इंडिया उसको एडमिनिस्टर करती है। तो इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट इंडिया देखती है न्यू मोरे आइलैंड का, लेकिन है ये बांग्लादेश के तरफ। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने बहुत सारा लगभग 10 क्वेश्चन ऐसे देखे जो कि सब लोग अलग अलग थे, और इससे हम लोगों की 10 क्वेश्चन के साथ हम लोगों को लगभग 100 क्वेश्चन के लायक जानकारी हम लोगों को मिल गई। तो मैं एज्यूम करता हूँ कि आप लोग ऐसे ही अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऐसा ये वीडियो पूरा वीडियो देखिए और अ, सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए जो आपको काम आएंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। इसके बाद हम लोग नेचुरल डिवीजन में, अभी हम लोग को बहुत सारी चीज़ें और डिस्कस करनी है नेचुरल डिवीजन में जो हमारा इस पोर्शन में छूट गया, तो वो हम लोग ज्योग्राफी के नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। इस लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच।